तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 8 है जो 12/8 को हुआ था, यानी कि 12 अगस्त को हुआ था। तो उसमें होने वाले क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पे दोबारा लगाए हैं। ये सारे आपके डाउट्स भी थे, इसलिए मैंने इनको डिस्कस भी किया था और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कराए थे, जिसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये वाला है। तो इस टाइप के हम लोग ने स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी किए थे कि डायरेक्टली हम बिना दो बार डिफरेंशिएट किए अलग अलग हम एक ही इक्वेशन को रीअरेंज करके उसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और हमारा जो प्रूविंग होती है वो डायरेक्टली एक स्टेप में हो जाती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे थे, मतलब काफी सारे देखे थे बल्कि। तो ये सब आपके प्रीवियस टर्न का है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बच्चों यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज आपका लेक्चर नंबर 4 है, उसमें डिफरेंशिएशन का आप एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। और डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन इन टैंजेंट और नॉर्मल। तो सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, टैंजेंट एंड नॉर्मल। दिस इज योर टैंजेंट एंड नॉर्मल। सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, कई सारी वैरायटी के एप्लीकेशन होंगे, उसमें से ये एक एप्लीकेशन है टैंजेंट एंड नॉर्मल। तो बच्चों आप लोग ये पहले से जानते हैं और आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि अगर आपके पास कोई कर्व दिया है और कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको पुट कर देते हैं तो हमारे पास उस पॉइंट पे उस कर्व का स्लोप आ जाता है या टैंजेंट का स्लोप आ जाता है। तो सबसे पहले हम उन बातों को लिख लेते हैं। द वैल्यू लिखना स्टार्ट करिए। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव लिखना स्टार्ट करिए बच्चों। द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट p, p पॉइंट है बच्चों आपका x1 y1, gives the slope of the tangent। तो बच्चों मैंने आपको लिखवाया द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है x1 y1, gives the slope of the tangent to the curve at point p। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो बात बताई उस बात का एक मैं डायग्राम भी बना देता हूं। जैसे आपके पास कोई कर्व है, उस कर्व पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ करी और आपसे कहा गया इस टैंजेंट का स्लोप बताओ। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, पॉइंट क्या है। ये पॉइंट है x1 y1। तो आप क्या करेंगे, ये जो भी कर्व की इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव आप निकाल देंगे। उसका डेरिवेटिव होगा dy/dx, या आप उसको f'(x) भी कह सकते हैं। और वो जो डेरिवेटिव होगा यानी कि dy/dx, उसको आप कैलकुलेट करेंगे x1 y1 पे। तो आपके पास जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। वो क्या होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। P आपका क्या है, x1 y1, ठीक है बच्चों। और आप इसको f'(x) भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं। तो बच्चों अगर आप किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब ये है कि आप उसका dy/dx निकाल के उसमें x1 y1 पुट कर देते हैं, तो आपके पास टैंजेंट का स्लोप आ जाता है उस पॉइंट P पे। और टैंजेंट के स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों अगर आपके पास स्लोप पता पड़ जाए, यानी कि आपके पास स्लोप यानी कि m पता पड़ गया है और आपके पास पॉइंट है x1 y1, तो आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी लिख सकते हैं। क्योंकि है तो टैंजेंट एक लाइन, और एक लाइन की इक्वेशन आप लिखना जानते हैं यदि उसका स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट x1 y1 इज, क्या होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, m क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप एट पॉइंट x1 y1 इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो बच्चों मैंने आपको टैंजेंट की इक्वेशन लिख करके दे दी है। तो टैंजेंट की इक्वेशन में बहुत कोई मैंने हाईफाई काम नहीं किया, एक छोटा सा काम किया और आपको टैंजेंट की इक्वेशन लिख के दे दी। इसी तरीके से बच्चों आप यहां पर नॉर्मल के लिए भी कुछ बातें डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि अगर आप मान लीजिए आपने एक सर्किल ले लिया, सर्किल का भी कंसेप्ट हम रिवाइज करा देंगे आपको। मान लीजिए आपने एक सर्किल ले लिया
और सर्किल पे आपने एक टैंजेंट ड्रॉ की, तो टैंजेंट वो यहाँ पे भी हो सकती है, टैंजेंट वो यहाँ पे भी हो सकती है, टैंजेंट वो यहाँ पे भी हो सकती है, टैंजेंट वो यहाँ पे भी हो सकती है। और टैंजेंट का परपेंडिकुलर क्या होता है? टैंजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। तो देखो ये बच्चों, ये टैंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये टैंजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो जो टैंजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, वो सर्किल के केस में कहाँ पास होता है? उसके सेंटर से पास होता है। तो बाय द वे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे कोई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ ले, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि टैंजेंट का स्लोप अगर m1 है, नॉर्मल का स्लोप अगर m2 है, तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होगी। यानी कि आप यूज कर सकते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा विच इज इक्वल टू m2, वो हो जाएगा -1 बाय टेंजेंट का स्लोप। बस आपको इतना करना होगा, समझ गए? तो इस बात, इसके आगे आप लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लिखना स्टार्ट करिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 इज, कैसे लिखेंगे? दिस इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 बाय m1, m1 क्या है? dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1, ठीक है? ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका बन जाएगा नॉर्मल का स्लोप इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो बच्चों आपके सामने ये जो भी मैंने जस्ट लिखा है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों मैंने आपको नॉर्मल की इक्वेशन भी एकदम प्रॉपर तरीके से सिखा दी है। तो सभी बच्चे पहले इन बातों को नोट करें, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। सभी बच्चों को ये बातें बहुत ढंग से नोट करनी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी थ्योरी और भी इसमें बढ़ा ले जाऊंगा अगर आप इतनी बातें समझ ले जाते हैं। तो बच्चों थोड़ी सी थ्योरी अब हम इसमें और भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि हम 2 चैप्टर्स को एक साथ कवर कर लें। तो थोड़ी सी थ्योरी हम इसमें और भी इंक्लूड करेंगे। ये जो थ्योरी है ये बच्चों टैंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस की है, ठीक है? और बच्चों आपको थोड़ी सी थ्योरी में ये भी याद रखना होगा कि ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, उनका फंडा क्या होता है। तो बच्चों एक हेडिंग छोटी सी डाल दीजिए, अभी हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं, फिर क्वेश्चंस में आपको बता देंगे। पहले आप लिख लीजिए ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो बच्चों ऑर्थोगोनल कर्व्स का ये फंडा होता है कि वो दो जो कर्व होंगे, मान लो एक y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक y इज इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है? आपने 2 कर्व लिखे हैं, एक है y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक है y इज इक्वल टू जी एक्स। तो बच्चों क्या आपने सर्किल में ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकाली है? या निकाली होगी? हाँ चलो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन होती थी अपने जमाने में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब ये दोनों सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते थे, तो ऐसे केस में हम लोग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी लिखते थे। वो लिखते थे 2g1 g2 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो बच्चों इसमें सर्किल का सेंटर वगैरह हमको पता होता था, वो सब यूज कर लेते थे। लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सर्किल तो नहीं आएगा, हमारे पास रैंडम कर्व आएंगे। तो ऐसे केस में अगर वो ऑर्थोगोनल है तो आपको क्या फंडा यूज करना होगा? सबसे पहले आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा दोनों। थ्योरी समझ लीजिए, ये एल्गोरिथम है, उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये क्या निकालना होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हम पहले कर्व पे उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब पहले कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे और उस पॉइंट पे हम टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। हम दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, उस पॉइंट पे भी टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे, ठीक है? और टैंजेंट का स्लोप निकालने के बाद हम ये कहेंगे कि अगर आपके कर्व ऑर्थोगोनल है तो उस पॉइंट पे डाली गई टैंजेंट्स भी ऑर्थोगोनल होंगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर मतलब होता है कि हम लिख देंगे m1 m2 इज इक्वल टू -1। और बच्चों बस इतनी छोटी सी कंडीशन को हम यूज करके अपना क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है? ओके,
तो ये ऑर्थोगोनल कर्व की वो थ्योरी है जिसको हम लोग क्वेश्चंस में कवर करेंगे। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी थ्योरी हम और इसमें बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी के लिए आपको पढ़ना होगा, सभी बच्चे यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं नेक्स्ट थ्योरी में, दिस इज मोनो, लिखो मोनोटोनिसिटी, 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 ये इसका नाम होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है ना? या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है या तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। अब कहोगे सर इसका यहाँ पे यूज कैसे करते हैं? हमने कहा यूज हम तभी बता पाएंगे जब यहाँ पे थोड़े बहुत आप डायग्राम्स भी बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इन सब में हम लोग को डायग्राम्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बच्चों आपके सामने ये मैंने एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया है, ठीक है, समझ में आया? अगर आप इस इंक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो और उस पर टैंजेंट ड्रॉ करो, जरा करो, कोई भी पॉइंट लेके टैंजेंट ड्रॉ करो, देखो टैंजेंट ड्रॉ, कोई भी पॉइंट लेके आप जरा उस पर टैंजेंट ड्रॉ करो। तो जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको क्या कॉमन बातें दिखाई देंगी कि हमेशा टैंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, वो थीटा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज की एक्यूट, वो एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब अगर कर्व आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो दैट मींस आप ये कह सकते हैं कि जो उसका स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा में, हाँ मेरी बात सुनो, अगर tan थीटा में थीटा एक्यूट होता है तो एक्यूट का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री अगर होता है तो उसका tan थीटा पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से tan थीटा बेसिकली इस कर्व में हम किस तरह से यूज करेंगे, इस कर्व का वो कहलाएगा स्लोप। तो बच्चों अगर आपके पास कोई कह दे अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप समझ जाइएगा वो कहने जा रहा है कि एफ डैश एक्स उसका क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। समझ में आया? अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो बच्चों ये किसकी पहचान है? इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो आप लिख सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दैट इज उसका क्या मतलब हुआ? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और बच्चों इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कोई ऑब्जर्वेशन है आपके पास? कहोगे सर एक ऑब्जर्वेशन इसमें और होता है, एक ऑब्जर्वेशन सर और होता है। एक ऑब्जर्वेशन सर ये होता है कि जैसे अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, मान लीजिए आपने एक पॉइंट लिया x1, दूसरा पॉइंट लिया x2, ठीक है सर? तो सर आपने x1 पर उसकी वैल्यू निकालो, वो होगी fx1, x2 पर उसकी वैल्यू निकालो, वो होगी fx2, है ना? नहीं समझे? मान लो आपके पास एक y इज इक्वल टू fx का ये कर्व है, आपने क्या किया? x1 पर उसकी वैल्यू निकाली, वो आई fx1, और x2 पर उसकी वैल्यू निकाली, वो निकाली fx2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ध्यान से देखिए भाई, अभी हो सकता है ऑब्वियस लगे, लेकिन जहां मैंने थोड़ी सी थ्योरी और टफ की तो आपको फिर ये बात ऑब्वियस नहीं लगेगी, बल्कि लगना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। इसलिए अभी समझते चले जाइएगा कि x2 अगर x1 से बड़ा है तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि fx2 भी fx1 से बड़ा होगा। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन कई बच्चे कहेंगे सर ये तो कॉमन सी चीज है। कॉमन है तो बेटा आगे देखना ये कॉमन है कि नहीं है फिर। ओके बच्चों, तो बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस के दो ऑब्जर्वेशन थे कि उसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से बड़ा होगा। आई थिंक सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों थोड़ा सा सहयोग करिए थ्योरी में, अगर आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो आपकी परेशानी काफी बढ़ेगी, इसलिए थ्योरी बहुत प्रॉपर समझिए। जिन बच्चों ने, मैंने देखा कि
मेरे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के सातों लेक्चर अटेंड नहीं किए जिन बच्चों ने, उनको अभी तक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में प्रॉब्लम है। कभी कहीं फंस रहे हैं, कभी कहीं फंस रहे हैं। वो फंस इसलिए रहे हैं क्योंकि लेक्चर लगता है प्रॉपर अटेंड नहीं किए। मैंने इस लेक्चर का पूरा सीक्वेंस वाइज लिए थे, आपके 7 या 8 लेक्चर लिए थे, वो मैंने इसीलिए लिए थे ताकि आप उनको एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ो, क्योंकि अगर थ्योरी कहीं मिस हो जाती है तो क्वेश्चंस आपको थोड़े कम समझ में आएंगे फिर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो डिक्रीजिंग फंक्शंस में कैसी प्रॉपर्टी होगी? ये डिक्रीजिंग फंक्शन। कहोगे सर इसका ऑब्जर्वेशन तो बहुत आसान है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो हम उस पर कहीं पे भी एक नॉर्मल सी टैंजेंट ड्रॉ कर लो। ये मैंने टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। अगर हम उस पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे सर, तो जो टैंजेंट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या हुआ? ऑब्ट्यूस एंगल मतलब जो 90 से बड़ा हो। मतलब ये 0 होता है, ये 90 होता है, और 90 से बड़ा मतलब आप यहां पर आ गए। तो बच्चों यहां पर अगर हम ASTC लिखते हैं तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, टैन तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे टैन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। दैट मींस एफ डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। अब अपने मन में ये बातें ना बैठा लेना कि सर ये तो चैप्टर में तो सिर्फ वही फंक्शन होंगे जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, क्योंकि वही फंक्शन सर लगातार या तो इंक्रीज करते हैं या तो डिक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो फंक्शंस तो है ही, लेकिन आपके पास दूसरे फंक्शंस भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं है कि पीरियोडिक फंक्शंस आएंगे या नहीं आएंगे। पीरियोडिक फंक्शंस भी आएंगे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शंस में आपको किसी इंटरवल में पूछा जाएगा कि बताओ इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। वहां पे इंटरवल रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। तो वहां पे एक आपको पर्टिकुलर इंटरवल दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि बताओ ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अपने दिमाग में ये ना बैठा लेना कि सर यहाँ पे तो लगातार इंक्रीजिंग है या लगातार डिक्रीजिंग है, तो सर यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन लगेंगे बस। ऐसा नहीं है, ठीक है? ओके। तो बच्चों आपके सामने इसका एक दूसरा एप्लीकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको एग्जाम में नहीं अप्लाई कर पाते। तो कैसे अप्लाई करेंगे उसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये पहला पॉइंट है x1, ये दूसरा पॉइंट है x2। तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1, x2 पर फंक्शन की वैल्यू fx2। ठीक है भाई? तो ये x1 पे हो गई fx1, x2 पे हो गई fx2। अब बताओ बच्चों आपके ऑब्जर्वेशन को देख करके कि x2 बड़ा है कि x1 बड़ा है? कहोगे सर x2 बड़ा है x1 से, लेकिन सर यहाँ पे उल्टा काम हो जा रहा है। fx2 बड़ा नहीं है, fx2 छोटा है fx1 से। तो बच्चों आपको ये ऑब्जर्वेशन यहाँ ध्यान देना होगा और इसको एकदम कॉमन तरीके से यूज करना होगा जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? डिक्रीजिंग फंक्शन हो। समझ में आया? कैसा फंक्शन हो? डिक्रीजिंग फंक्शन हो। ओके, तो बच्चों चलो हम लोग कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों आपके सामने अभी हम काफी बेसिक से क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा अभी समस्या ना हो। चलिए बच्चों, तो यहाँ से बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो आपको बेहद इजी लगेंगे बिगिनिंग लेवल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कोई भी हो सकता है। लेट्स से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया। सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने अभी एक क्वेश्चन नंबर 8 पुट किया है और एक्सरसाइज है 6.3। एक्सरसाइज है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। दिस इज योर एक्सरसाइज 6.3। ठीक है? ओके, चलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? पता नहीं पड़ रहा है। Yes. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0, 4, 4।
बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले आप एक रैंडम कर्व डायग्राम जरूर बना लीजिए, वरना आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है, उस कर्व पे एक टैंजेंट ड्रॉ की गई है, और जो टैंजेंट है वो एक कॉर्ड के पैरेलल है। कॉर्ड किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एक 2,0 और एक 4,4। ठीक है, एक 4,4। तो बच्चों 2,0 4,4 कर्व को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए मैंने कर्व पे ही लिए हैं। और बच्चों अगर आपको कॉर्ड नहीं पता है तो मैं आपको कॉर्ड बता देता हूँ, कई बच्चों को हो सकता है कॉर्ड भी ना पता हो। कॉर्ड का मतलब ये होता है बच्चों, ये देखो कर्व की कॉर्ड है कि नहीं, कितनी सारी कॉर्ड है इस कर्व की। वैसे आपके पास कोई भी कर्व हो सकता है, उसकी कॉर्ड हो सकती है, तो इस कर्व की कॉर्ड एक ये है। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं कहा है, आपको सिर्फ इतना काम कहा है कि इस कर्व पे जो डाली गई टैंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है, वो कॉर्ड के पैरेलल है। तो आपको क्या करने हैं, ये वाले पॉइंट निकालने हैं, ये पॉइंट। ठीक है मैम, ठीक है, ये वाला पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हर बालक ये करेगा, कहेगा कि सर बिना सोचे समझे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सर ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो यू स्क्वायर का 2u। अब सर ये पॉइंट निकालना है, x1 y1 इसको लेट कर लेते हैं। तो हम x1 y1 पे क्या करेंगे, इस टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे। तो वो टैंजेंट का स्लोप कितना निकल के आया, ये निकल के आया। अब बच्चों जो टैंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और दो लाइंस अगर पैरेलल होती है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों, इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जानते हो कि नहीं, अगर x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट होते हैं, एक लाइन पे दो पॉइंट्स होते हैं, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट मींस 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। यानी बच्चों इसका जो स्लोप है टैंजेंट का वो आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2। तो बच्चों यहां से x1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और बच्चों अगर x1 की वैल्यू 3 आ गई तो आपके लिए तो बाएं हाथ का काम है y1 निकालना, क्योंकि x1 y1 क्या करेंगे, कर्व को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो देखो बच्चों x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो आप इक्वेशन लिख दोगे y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं और उनको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये पॉइंट 1 है। तो सर आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया 3,1। क्या निकल के आ गया, 3,1। नहीं समझ में आया क्या, आ गया कि नहीं आया, आ गया। आ गया। तो बच्चों किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लें। कई बच्चों ने कहा है कि सर रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग आपको हमेशा एडमिन से मिल जाती है, लेकिन हमसे चाहिए तो मैं भी भेज दूंगा, लेकिन आप, मैं ना भेज पाऊँ तो एडमिन से कभी भी आप ले सकते हो। और कभी भी रिकॉर्डिंग के लिए भेजा करो तो बार बार रिमाइंडर उस पर न लगाया करो, क्योंकि जब मैं खाली होऊंगा तो मैं तुरंत भेज दूंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन एक आपको मिनट नोट कर 100%। हाँ हाँ बिल्कुल नोट करिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 था, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 6.3, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। तो बच्चों ये टैंजेंट एंड नॉर्मल में, यस यस बेटा, तो बेटा ये टैंजेंट एंड नॉर्मल में आपने देखा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, तो इसलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन जानबूझ के समझा रहा था बार बार कि डिफरेंशिएशन समझ लो समझ लो समझ लो। तो यहां पर मैंने उसका एप्लीकेशन किया। तो बच्चों इसी तरह से आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज से। इसमें कभी कभी डिफरेंशिएशन का पैरामीट्रिक फॉर्म भी यूज किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इसको जेई मेंस छोड़ो पता नहीं कितने एग्जाम में यूज किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 को, ये है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 3 जब एमसीक्यू बनता है दूसरे एग्जाम्स में तो वो ऐसे बन जाता है कि अगर ये दो कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं तो चारों में से कौन सी कंडीशन सही है, चार ऑप्शंस दिए जाते हैं।
8 के स्क्वायर इक्वल टू 4, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1, 8 के स्क्वायर इक्वल टू 9, ऐसे रेंडमली 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको एक पे टिक करना होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ऑर्थोगोनल कर्व्स पे ही बेस्ड होता है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन ये प्रूविंग की तरह दिया हुआ है, लेकिन ये एमसीक्यू बन करके आपके बिटसेट में, कॉमेट में, महाराष्ट्र के एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में आपके पास आ सकता है। ठीक, तो बच्चों आप कहोगे कि सर क्वेश्चन करने का वही पैटर्न, आपकी एल्गोरिथम फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये पहली लाइन मतलब पहला कर्व, और सर ये दूसरा कर्व। बच्चों आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आप मेरा ही देखो, अभी हो सकता है आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके बाद आपके पास एक दूसरा कर्व भी है, ये दूसरा कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो बच्चों मैंने सबसे पहले बताया था कि हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, यानी ये पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करें। कहोगे सर x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है सर, और सर एक्स वाई इज इक्वल टू के भी है। सर ये दो इक्वेशंस है। सर बहुत ही ऑकवर्ड टाइप की दो इक्वेशंस लग रही हैं, ये कोई इक्वेशन है? अरे क्यों नहीं हो सकती है। एक काम करो, x की वैल्यू वाई स्क्वायर आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू के, यानी y इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/3। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद x इज इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर है, y आपका ये है और उसका स्क्वायर कर दो, तो बच्चों आपका x आ जाएगा k की पावर 2/3। तो बच्चों आपका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो क्या निकल के आया? कहोगे सर k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। इसके बाद मैंने क्या एल्गोरिथम बताई थी? मैंने कहा था इस पॉइंट पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ करना, इस पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करना, दोनों पे टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद उनका स्लोप निकालना और दोनों का प्रोडक्ट -1 कर देना। आपके पास खुशी खुशी 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बच्चों पहला कर्व क्या था? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आपका dy बाई डी एक्स निकल के आएगा 1/2y। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको dy बाई डी एक्स कौन से पॉइंट पे निकालना है? वो पॉइंट जरा मार्क करिए, पॉइंट है आपका k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। यहां पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हो जाएगा 1/2y और y की जगह आप डालेंगे k की पावर 1/3। तो बच्चों ये स्लोप बन जाएगा आपका m1। क्या आ जाएगा? m1। यहां तक समझ में आया? क्यों बालक को समझ में आया? यस सर। ओके। उसके बाद बच्चों दूसरी इक्वेशन दी है एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसको भी बच्चों धीरे धीरे डिफरेंशिएट करो। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से आपका dy बाई डी एक्स निकल करके आ जाएगा माइनस का y बाई एक्स। ठीक है, और बच्चों यहां से dy बाई डी एक्स आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे निकालना है, वो पॉइंट है k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। तो बच्चों y की जगह आएगा k की पावर 1/3 और x की जगह आएगा k की पावर 2/3। ठीक है बच्चों? बच्चों ठीक है? यस सर। -1/k की पावर, ये बच्चों 2/3 -1/3 हो जाएगा 1/3। तो बच्चों ये आपका स्लोप हो गया m2। ठीक है, और बच्चों अगर ये कर्व ऑर्थोगोनल है तो उस पर डाली गई टैंजेंट भी ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होगी, तो हम उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब एक काम करिए, पहली टेंजेंट का स्लोप था 2k की पावर 1/3 और दूसरी टेंजेंट का स्लोप है -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, ये अजीब अजीब सी आवाज कहां से आ रही है? अपने आप को म्यूट करो। कौन है भाई? आवाज निकालनी है तो अच्छी आवाज निकालो, ये कैसी आवाज है? ओके,
1/2k की पावर 1/3 प्लस 1/3 हो गया 2/3 इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1/2, और दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। दैट मीन्स 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों हमको जो प्रूफ करना था वो आ गया है, दैट इज 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें यही चाहिए था बच्चों। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिव्यू कर लीजिए। मैंने जो आपको एल्गोरिथम सिखाई थी ना, मैंने बस वो एल्गोरिथम यूज किए और मैं क्वेश्चन करता चला गया और क्वेश्चन वो फिनिश हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो सक्सेसफुली समझ गए, तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा, वो आपको खुद करना होगा। पता नहीं समझ पाए कि नहीं समझ पाए तुम लोग। Yes. देखो उसमें कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया तो वो हम बता दें। बाकी डिफरेंशिएशन वीक है तो भाई डिफरेंशिएशन तो सीखनी पड़ेगी भाई, तभी तो इतनी डिफरेंशिएशन मैंने आपको कराई थी। मैंने इसीलिए बताया था डिफरेंशिएशन के बिना काम नहीं हो पाएगा, डिफरेंशिएशन आपको सीखनी ही पड़ेगी। और मैंने आपके ग्रुप में देखा आपके सर ने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के लिए पैकेज दिया है, उस पैकेज के काफी सारे क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी कराए हैं। तो बचे हुए क्वेश्चंस अगर आप लगा लोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने उसके ग्रुप में, आपके ग्रुप में हमने चेक किया था, रैंडमली चेक कर रहा था तो उसमें मिल गया था। ठीक है बच्चों आगे बढ़ जाए। Yes, sir. एक बार थोड़ा सा ऊपर कर। बिल्कुल ऊपर कर देते हैं, और आप घबराइए नहीं, मैं अभी इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और वो क्वेश्चन एग्जाम का ही है। देखो कुछ करना नहीं है, पहले दो कर्व सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो और फिर दोनों को डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू निकाल लो। एक का नाम दे दो m1, दूसरे का नाम दे दो m2, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट -1 कर दो। क्योंकि कर्व अगर ऑर्थोगोनल है तो उस पर डाली गई टैंजेंट भी ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर होगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो सारी वर्किंग है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, मेन तो ये। ठीक है बेटा, इप्सिता तुमको समझ में आ गया? यस सर। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि अभी रोके? ये सर आगे तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा साथ में, तो आपके साथ वो पीछे वाला दोबारा मैं लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है और वो टाइमर के साथ दूंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, चलो क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूं, ऐसे बना देता हूं, पूरा सही से लिख देता हूं। इफ द कर्व्स 4x equal to y square and 4xy is equal to k, cut at right angle, ठीक है, कट एट राइट एंगल्स इफ एंड ओनली इफ। तो आपके पास बच्चों चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है k स्क्वायर इज इक्वल टू 512, दूसरा ऑप्शन है k क्यूब इज इक्वल टू 8, तीसरा ऑप्शन है k स्क्वायर इज इक्वल टू 256, और चौथा ऑप्शन है k स्क्वायर इज इक्वल टू 216। ये चार ऑप्शंस है, पूरा सेम क्वेश्चन है, बस मैंने कर्व की डेफिनेशन बदल दी है। वहां कर्व इससे पहले वाले क्वेश्चन में के वे के टर्म्स में था, यहां पर है 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर और 4xy इज इक्वल टू के, और ये दिया है ये दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करते हैं। आपको ऑप्शन बताना है ABCD में से कौन सा सही पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, लिखा क्वेश्चन, कर्व लिखो पहले। अपने आप करने की कोशिश करो, एक बच्चे ने आंसर बताया भी है। फर्स्ट वाला।
ठीक है, ठीक है। एक बच्चे ने बताया भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस पता नहीं, देख लेना अपने आप किया हो बच्चों बस। बच्चों क्वेश्चन की पूरी प्रॉपर वर्किंग होनी चाहिए ताकि आपको वो याद रहे। अगड़म बगड़म करके छपड़ छपड़ करके बिल्कुल उसमें मत करना, ताकि आप भविष्य में करो तो आपको पता ही ना पड़े कि आपने किया क्या था। पूरी प्रॉपर वर्किंग जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लिखता हूँ। तो बच्चों आई थिंक आप पूरी प्रॉपर वर्किंग कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे और पूरी सही ढंग से करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसका बेस यही होगा। अगर आपको बेस नहीं क्लियर है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको और ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग सकता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से अब क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप दो कर्व ऐसे बनाएंगे। देखो अगर बिना डायग्राम के कर रहे हो तो थोड़ा कम समझ में आएगा, तो मेरे साथ डायग्राम की हेल्प लो। 4xy इज इक्वल टू के, तो मैंने क्या बताया था कि हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट पे दोनों टैंजेंट का, दोनों कर्व पे डाली के टैंजेंट का स्लोप निकालें। तो पहला कर्व आपका बच्चों क्या है, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दूसरे कर्व में बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो उसकी इक्वेशन है 4xy इज इक्वल टू के। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 4x की वैल्यू तो आप पहले से जानते हो, तो 4x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के। दैट मीन्स y आपका आ गया k की पावर 1/3, क्योंकि y क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/3। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन जरा दोबारा चेक कर लूं, मेरे को जरा सा क्वेश्चन एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। हाँ सही है, ओके। 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4xy इज इक्वल टू के, बिल्कुल सही। उसके बाद बच्चों मैंने दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आप बता दोगे x की वैल्यू क्या आई, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी k की पावर 2/3 अपॉन 4। तो बच्चों मैंने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकाल दिया, वो है k की पावर 2/3 अपॉन 4 कॉमा k की पावर 1/3। हर बच्चा निकाल सकता है। क्या इतना कर लिया आप लोग ने, जिनको डर लग रहा है? उसके बाद बच्चों कुछ नहीं करना, आप तो डिफरेंशिएशन का खेल है, चालू कर दो डिफरेंशिएशन दोनों का। 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, पहले इसका करते हैं। कैसे करेंगे, 4x का 4, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दैट मीन्स बच्चों dy बाई डी एक्स आपका आ गया 4 अपॉन 2y, दैट मीन्स 2 अपॉन y। तो बच्चों हम लोग को dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे निकालना है, तो फाइनली आप डायरेक्टली लिख लीजिए उसको 2 अपॉन y। y क्या है, k की पावर 1/3। तो बच्चों आपका स्लोप m1 तो निकल के आ गया, m1 मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालूंगा, m2 निकालूंगा। तो 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर के बाद दूसरा कर्व दिया है 4xy इज इक्वल टू के, वो गिवन है 4xy इज इक्वल टू के। और बच्चों उसको हम xy इज इक्वल टू k बाय 4 भी लिख सकते हैं, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x y का dy बाई डी एक्स प्लस y और x का 1 हो जाएगा और उधर 0 हो जाएगा। तो यहां से बच्चों dy बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा माइनस का y बाय एक्स। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों माइनस का y क्या है, k की पावर 1/3, x क्या है, k की पावर 2/3 अपॉन 4। तो ये हो गया -4 अपॉन
k की पावर 2/3 माइनस 1/3, दैट मीन्स ये। तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, m2। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? अभी तक कोई गलत तो नहीं हुआ? Yes, ओके, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप -1 करेंगे। बच्चों कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, एक मिनट ध्यान देते रहना। 2/k की पावर क्या है, 1/3. -4/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। तो बच्चों माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 8, और दोनों तरफ क्यूब कर लो तो k² इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, दैट मींस k² माइनस इक्वल टू 512। बच्चों कंडीशन आ गई, यही कंडीशन है। तो आपको क्वेश्चन अब तो आसान लगा होगा, हो सकता है इसके पहले थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा कि सर ने क्वेश्चन कैसे किया है। सर बिना इंटरसेक्शन पॉइंट के नहीं करते? बिना इंटरसेक्शन पॉइंट के? नहीं बेटा, बिना इंटरसेक्शन पॉइंट के कैसे होगा? मतलब अगर वो ऑर्थोगोनल है तो किसी कर्व पॉइंट पे ही होंगे ना ऑर्थोगोनल, तो वो पॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। सर मैंने x1 y1 ले लिया था, बाद में कर्व में सेटिस्फाई कर आगे k की वैल्यू। अब हम जानते नहीं बेटा क्या किया, तुम एक बार चेक कर लेना, बस आंसर ऐसे आना चाहिए k² आ गया सर, आ इक्वल टू गया। 512। हाँ सर नीचे कर दीजिए। हाँ, बच्चों बाय द वे हमने जो स्टेप्स लिखे हैं यही एकदम प्रॉपर स्टेप्स हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वो चेक कर लेना आप। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से एग्जाम का क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve। कर्व है बच्चों आपका x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा। सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent टू द कर्व। कर्व आपका है x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो बच्चों ये आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप कंफ्यूजन में आ सकते हो कि सर ये कर्व की इक्वेशन हम निकालनी पड़ेगी क्या? कर्व की इक्वेशन आप यहां से नहीं निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे सोचो कि आप पहले डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्योंकि आपको पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने सिखाया है, तो आपको dy/dx निकालना है। तो जब आप dy/dx निकाल लोगे तो dy/dx निकालने के बाद ये चेक करो कि तुम्हें टैंजेंट कौन से पॉइंट पे निकालनी है, π/4 पे निकालनी है। तो तुम dy/dx निकालो एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो आपके पास स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा, और आपके पास वो पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे क्या वैल्यू देते हैं वो पॉइंट निकाल लो, और उसके बाद टैंजेंट की इक्वेशन लिख लो। तो बच्चों ये करने के लिए मैंने आपको एल्गोरिथम बताई है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा आराध्य, ओके करना स्टार्ट करते हैं। तो किसी बच्चे का dy/dx निकल के आया कितना है? √2 -1। ओके, dy/dx -1 आ रहा है। √2 √2 -1। √2 -1, ओके।
तो बच्चों आप लोग को डिफरेंशिएशन यानी आ गई है करना। सबसे पहले हर बच्चा समझ गया कि सर ये हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि पहले आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो सर ये dx बाई डी थीटा हो जाएगा। और सर dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। तो सर dy बाई dx जो होता है वो तब आता है जब हम dy बाई डी थीटा को डिवाइड करते हैं dx अपॉन डी थीटा से। ये सारे स्टेप्स मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अब कि सर काफी टफ पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बच्चों अब आपको क्या करना होगा, इस पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 आप पुट कर दीजिए, क्योंकि वो पॉइंट आपके पास गिवन है। दिस इज 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 अपॉन ये अपॉन 1 बाय रूट। तो ये बच्चों वैल्यू निकल के आई। इसको कई बच्चों ने सिंप्लीफाई किया है, जो भी किया है, तो √2 पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1। ऐसे ही किया है ना? Yes, sir. ये Yes. 1 बाय √2, 1 माइनस 1 बाय √2 अपॉन 1 बाय √2, तो ये बच्चों आ जाएगा सिंप्लीफाई करके √2 माइनस 1। उसके बाद अब बच्चों पॉइंट निकाल लो, क्योंकि अगर आपको पास पॉइंट पता पड़ गए, x1 क्या होगा पॉइंट आपका 1 माइनस कॉस पाई बाय 4, y1 आपका होगा पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, और स्लोप आपने निकाल ही लिया है, स्लोप आपका है √2 माइनस 1। तो बच्चों टैंजेंट की इक्वेशन आप लिख सकते हैं y माइनस y1, y1 आपका क्या है पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, दिस इज 1 बाय √2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 क्या है बच्चों 1 माइनस 1 बाय √2। तो बच्चों ये इस तरह से आपको इतना काम करना पड़ता है। जब आप कर्म करेंगे तो उसको और सिंप्लीफाई करें चाहे ना करें वो आपका मन है, लेकिन जब आप करेंगे तो ये आंसर कुछ आ सकता है। अगर आप नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आ सकता है। तो बच्चों पेशेंस बना करके रखिए, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसको सही ढंग से करिए। सर ऊपर जल्दी कॉपी। हाँ, और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो रिसेंट एग्जाम में, यानी कि 2000 अभी जस्ट रिसेंट एग्जाम्स में ही आए हैं। इसके बाद में वो क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद में फिर चलूंगा आपसे पूछने के लिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए क्या करना होगा। चलो पहले इतना करो। क्वेश्चन के ऊपर आप एग्जाम्पल अपने आप से लिख लिया करिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार। देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, कर लिया? ओके। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। और उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, और फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम रोल्स थ्योरम कहते हैं, उसके बाद लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, सब एक एक करके आपके साथ चलेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको अनाउंस कर देता हूं फिर से, बोर्ड के एग्जाम में रोल्स थ्योरम और लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में ये दोनों थ्योरम इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज शो दैट द लाइन x upon a plus y upon b is equal to 1. Show that the line x upon a plus y upon b is equal to 1 touches the curve फिर से मैं बोल रहा हूं, show that the line की इक्वेशन है बच्चों ये x upon a plus y upon b is equal to 1, कंफ्यूज ना हो जाना। touches the कर्व आपकी है y is equal to b e की पावर माइनस x by a, ये कर्व है। एट पॉइंट
at point where it crosses the y axis. सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ पूरी तरफ से। मैंने आपके पास दिया है शो दैट द लाइन, और बच्चों अगर ये लाइन किसी कर्व को टच करती है तो उसका मतलब ये एक टांजेंट है, यानी ओवरऑल को ये काम करना है ओवरऑल कि आपको इस कर्व पे टांजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और कौन से पॉइंट पे निकालनी है? जब ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है। अगर ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस करेगा तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसमें x को 0 डाल के y कोऑर्डिनेट निकाल लो और उस पॉइंट पे इस कर्व की टैंजेंट की इक्वेशन लिखो, आपका यही आंसर आएगा। क्या हो गया बेटा? नहीं समझ में आया क्या? जब हम कराएं कि कर लोगे? क्या हो गया? कर ले। करो करो। हाँ करो। यस Yes, sir. चलो भाई, अच्छी बातें हो गया बच्चों। अरे अंजस बेटा तुम्हारा हो गया? सर कर रहे हैं। कर रहे हो? ओके। आर्ची कर रही हो बेटा तुम? Yes, sir. ओके। ओके, एक बच्चा इसमें बेटा पद्मनाभ तिवारी, आपका हो रहा है बेटा? यस सर। बेटा आप कहाँ से, आप वहां से आए हैं, उधर केरला वगैरह से आए हैं? नो सर। अच्छा, एक्चुअली में केरला में हम गए थे एक बार दर्शन करने, पद्मनाभ मंदिर, विष्णु जी का मंदिर है, तो वहां पे इस नाम के काफी सारे लोग थे, तो हमको लगा पता नहीं वहां से आए। ऑनलाइन क्लास है ना, तो बच्चे कभी इधर उधर से भी एडमिशन ले लेते हैं, पता नहीं पड़ता। मैं शाम को एक जगह पढ़ाता हूँ, तो उसमें सारे मुंबई के बच्चे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। शो दैट द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो सब बच्चे समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है। सबसे पहले कहेंगे सब बच्चे कि सर आप एक कर्व बना लीजिए, और सर कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। और कर्व, सर इस कर्व पे जो आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टैंजेंट की इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है कि वो आएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो बच्चों आपके पास जो कर्व है वो है बी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, ये कर्व है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट पहले कर लें। आओ पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, बी तो कांस्टेंट है बाहर, इधर ध्यान दो, ई की पावर यू का ई की पावर यू, और जिसको यू माना था उसका फिर से करेंगे। ठीक है भाई? ओके, तो ये हो गया बी ई की पावर माइनस एक्स बाई ए। तो बच्चों ये माइनस 1 बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बाय ए। क्यों भाई? ठीक है, ओके। अब बच्चों क्या करना है, कौन से पॉइंट पे निकालना है? X equal to 0. जब x इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू 0 डालेंगे तो सिर्फ y इक्वल टू b बचेगा। यानी कि आप इसमें काम कर लीजिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b पुट कर दीजिए, यानी 0, b पर इसकी वैल्यू निकालिए जरा, कितनी आ रही है? Minus b by माइनस b बाई। तो बच्चों कहोगे क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आपके पास सर एक पॉइंट है सर आपके पास 0, b, सर आपके पास स्लोप है माइनस बी बाई ए। तो सर टैंजेंट की इक्वेशन तो छोटा छोटा बच्चा भी लिख सकता है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन वही बन जाएगी जो आपको प्रूफ करनी है। ठीक है,
सिंप्लीफाई करने पर ये क्वेश्चन वही बन जाएगी जो आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो बच्चों अब आपका यहां पर सेशन थोड़ा सा बदल रहे, अब दूसरी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे डिफरेंशिएशन के, लेकिन बच्चों उसमें डिफरेंशिएशन भी है। और क्लास 11th की जो आपको वेवीज कर्व पढ़ाया गया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी सॉल्व करना वेवीज कर्व को यूज करके, तो इनइक्वालिटीज का भी यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको एक एग्जांपल की तरह ट्रीट करिएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स in which fx is equal to x plus 1 का होल क्यूब, x minus 3 का होल क्यूब is increasing और डिक्रीजिंग। तो बच्चों आपको इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज करता है और जिस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज करता है, वो इंटरवल आपको निकाल के देना है। तो आपके पास फंक्शन क्या है बच्चों? फंक्शन है आपका x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 3 का होल क्यूब। कर लोगे? कर लोगे? करना स्टार्ट करो, धीरे 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 करो। अच्छा विधान, तुम इस वाले बैच में हो, हम सोच रहे थे तुम कौन से वाले बैच में हो। देख लिया आज तुमको। -1 में डिक्रीज। हाँ, तो एक बालक ने अभी आंसर बताया, बताओ बेटा आंसर क्या है? सर x ग्रेटर देन -1 में इंक्रीजिंग। अरे एकदम गुमसुम होके आंसर बता रहे हो, जोश से बोलो, कहाँ गया जोश? तेज हो चाय तो जोश आ जाए, बगल में चाय रख लो। x ग्रेटर देन 1 में इंक्रीज कर रहा है, और x less than 1 लेस में देन 1 में डिक्रीज। अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम करा दे रहे हैं, वैसे आंसर मैच नहीं कर रहे तुम लोग के। मेरी बात समझो, मैं ये आपसे ये कह रहा था कि बेटा इसमें इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट आपको वो रिवाइज होने चाहिए, मतलब पता होने चाहिए। वो नहीं पता होंगे तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो भी नहीं हो पाएगा, इनइक्वालिटीज नहीं पता है तो भी नहीं हो पाएगा। तो इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए यहाँ पर। ओके कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा था अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो उसकी भी आप कंडीशन जानते हैं, डिक्रीजिंग हो उसकी भी आप कंडीशन जानते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। आप इसको ओपन मत करिएगा क्योंकि फेल करके बड़ा हो जाएगा, वरना इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ओपन प्लीज मत करिएगा, वरना फिर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा आपका। तो सबसे पहले x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x का 1। ये हो गया x माइनस 3 का क्यूब और ये क्या हो गया 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या कॉमन है? कहोगे सर 3 कॉमन है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है और x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, इसमें 3 कॉमन है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन है। तो अंदर क्या बचा बच्चों? अंदर बचा यहाँ पे x प्लस 1
और यहाँ बचा x-3। यस बेटा, ओके बेटा। थोड़ी कहीं गलती हो जाए तो बता देना, थोड़े से स्टेप्स इसमें ज्यादा हैं तो समझाने के चक्कर में कभी कभी हमसे गलती भी हो जाती है। x + x हुआ 2x और ये हो गया 2x - 2। तो बच्चों इसमें से 2 कॉमन कर लो तो 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, अब मेरी बात बच्चों 1 मिनट ध्यान से बस और सुन लेना। मैंने कहा था अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, एक ही बात है। मैंने कहा था f' greater than 0 होता है। तो बच्चों तुम लिखोगे 6 टाइम्स x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, x - 1 greater than 0। यही तो लिखोगे ना, यही लिखा था ना। Yes. तो बच्चों मैंने जब आपको पढ़ाया था अपने जमाने में, तो मैंने अपने जमाने में क्या सिखाया था कि कभी भी इनइक्वालिटीज में, अगर मेरी बात सुनो तो, कभी भी इनइक्वालिटीज में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं तो उनको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो बच्चों हाँ, इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स, सिर्फ बचेगा हमारा x - 1 greater than 0। तो बच्चों आपने हमको खुशी खुशी बताया कि सर x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी, लेकिन मैं आपसे खुशी खुशी पूछ रहा हूं कि ये बताओ डिस्कार्ड करने के बाद हमने ये भी तो बताया था कि उसको लास्ट में क्रॉस चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं जिन फैक्टर्स को आपने डिस्कार्ड कर दिया हो उनके क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वापस आ गए हो आंसर में। अगर वो वापस आ गए होंगे, लेट्स से यहाँ पर देखो आंसर में तुम्हारे पास 3 आ गया, और अगर तुमने 3 ले लिया है x, और तो 3 यहां पड़ जाएगा और 3 यहां पड़ेगा तो ये इसको इक्वल टू 0 बना देगा। तो हमें इक्वल टू 0 थोड़ा ना चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? Yes, sure. तो बच्चों हम लोग को लास्ट में क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है कि जिन फैक्टर्स को मैंने डिस्कार्ड किया था तो ऐसा तो नहीं कि x = -1 और x = 3 को मैंने हटाया और वापस वही आ गया इसमें। तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो आप क्रॉस चेक करोगे तो इसमें से -1 तो नहीं आ रहा लेकिन 3 आ रहा, तो 3 को एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। या अगर आप कम समझ पा रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली Increase. इंक्रीजिंग। यस बेटा, सुमित समझ में आया? Yes. अब f' < 0 करो। कहोगे सर <0 वाला तो आप कर लेंगे क्योंकि इनइक्वालिटीज याद ही नहीं आ रही थी, अभी तो याद आई है। ओके, तो कहोगे सर अगेन आपका कंसेप्ट आपने सर अपने जमाने में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सर उसको हटा देते हैं, क्या बचेगा, x - 1 < 0। तो सर यहां से आ गया x < 1 यानी कि -∞ से 1। अब चेक कर लो -∞ से 1 में क्या -1 और 3 आता है? कहोगे सर -1 आता है, इसलिए हम उसको हटाए देते हैं। तो आंसर क्या बचा? कहोगे सर आंसर आपका फाइनल आ गया, इंक्रीजिंग वाला ऊपर है, डिक्रीजिंग वाला सर चाहे आप ऐसे लिख लीजिए -∞ से कैसे लिखेंगे बच्चों, अरे यार ऐसे भी लिखे रहने दिए सकते हो। ठीक है, बाय द वे लिखेंगे कैसे, -∞ से -1, हाँ 1 नहीं, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, ये तरीका हो सकता है लिखने का। तो बच्चों मैंने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाई, इसलिए अब तो आप सीख गए होंगे कि इनइक्वालिटी सॉल्व की जा सकती है। वही पुराना जमाना है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, जमाना नहीं बदला, जमाना नहीं बदला है, बस आप इनइक्वालिटी को एक नए रूप में देख रहे हो। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या हो गया? आ गया। आ गया, चलो अच्छी बात है। बच्चों देखो नहीं समझ में आया तो थोड़ा इजी क्वेश्चन दे, समझ में आ गया तो क्वेश्चन आगे बढ़ा ले। आगे बढ़ाइए। क्योंकि मेरे को खुद थोड़ा ना पढ़ना है, मेरे को तुम लोग को पढ़ाना है, पहले तुम लोग चेक कर लो, अगर कम समझ में आ रहा है तो मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे अभी। इनइक्वालिटीज अगर नहीं याद है या किसी का नया एडमिशन हो के इस बैच में आ गया तो
है मेरे को बताना, हम तुमको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे तो तुम्हें इनइक्वालिटी याद आ जाएगी। वैसे मेरा YouTube चैनल सभी बच्चों को पता है, तो मेरे YouTube चैनल पे कभी भी जाके रिकॉर्डेड लेक्चर निकाल सकते हो। इन केस ना मिले तो हमको बताना, हम तुमको भेज देंगे। चैनल पे सारे जो लेक्चर्स होते हैं वो पब्लिकली ओपन नहीं है, कुछ ही लेक्चर्स पब्लिकली ओपन है, तो उसमें ये वाला लेक्चर सभी को मिल जाएगा, इनइक्वालिटीज वाला वो ओपन कर रखा है। ओके बच्चों, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, फाइंड द इंटरवल्स। मैं क्वेश्चन बहुत आराम से कराऊंगा, आप भागिएगा नहीं। इन विच द फंक्शन, find the intervals in which the function given by fx is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole divided by 2 plus cos x। ठीक है, किस इंटरवल में बताना है? जब x है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में बताना है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। अब तुम कहोगे दैया रे दैया, ये कैसा फंक्शन है, इतना बड़ा फंक्शन? अरे इससे भी बड़े बड़े होते हैं। डिफरेंशिएट करना चालू करो, सोचो नहीं इसको, क्वोशिएंट रूल लगाओ। क्वोशिएंट रूल लगाओ, फंक्शन पढ़ के बताऊं। 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x। तो बच्चों जल्दी जल्दी पढ़ो, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है और आज तो आप जल्दी फ्री हो जाओगे क्योंकि थर्ड क्लास तो पहले ही हो गई। ओके बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं निकालना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन निकालने में एक समस्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को अलग से निकाल लेते हैं, वरना हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। न्यूमरेटर में है 4 sin x minus 2x minus x cos x। देखो बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 sin x का cos x, 2x का 2, 2x का 2, और बच्चों x cos x का करना है। x cos x का जरा बता दो क्या होगा। x का 1 हो गया, cos x का करते नहीं है, x का 1 हो गया, cos x का करेंगे नहीं। अब cos x का करेंगे तो वो माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है, और x को एज इट इज बने रहने दो। समझ गए? x cos x का डिफरेंशिएशन, x cos x का डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस सर। इसीलिए तो धीरे धीरे कर रहे हैं। x cos x मतलब प्रोडक्ट रूल लगाओ उसमें। x का कर दिया, cos x का नहीं किया, फिर cos x का किया, x का नहीं किया। जब स्टेप्स ज्यादा बड़े होते हैं तो बीच में ही पहले किनारे ला करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, वरना सॉल्व नहीं होते फिर चीजें। ये हो गया 3 cos x minus 2 plus x sin x। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ नहीं करना, आप इसको करते चले जाइए, क्वेश्चन होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। f डैश x कैसे निकालेंगे? नीचे वाला फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन, और ऊपर वाले फंक्शन का डी बाई डी एक्स तो आप पहले से जानते हो, वो है 3 cos x minus 2 plus x sin x। नीचे वाला फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला फंक्शन 2 का 0 cos x का माइनस sin x। क्या हुआ, डर गए क्या तुम लोग? इसमें इंक्रीजिंग बताना है।
हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बताना है बच्चों, दोनों बताना है। हाँ फिर कॉस इनवर्स में हाँ 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 बेटा, अभी वेट करो, बताते हैं। हाँ तो ये बच्चों बताओगे ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, कोई बता सकता है? काट 8 के cos square x sin 2x 8 plus 4 cos x 8 plus cos 5 cos square square x भाई 8 तो नहीं आएगा। सर 5 cos square या x फिर 2 plus कॉमन ले लें, 4 आप कॉमन ले सकते हैं। 5 देखो cos मैंने square x। एक सेकंड रुको यार, मैं ही रफ में कर लेता हूँ, वेट करो। बच्चों ये ऐसे निकल के आएगा, ये देखो ये आ रहा है 4 cos x माइनस cos square. cos square x, Yes. 4 cos x माइनस cos square x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये चेक करो, यही आएगा। Yes sir. नहीं यही आ आएगा रहा है. Yes, हाँ sir. यही आ रहा यही है। आ रहा है सर. आराम से करो, आएगा, घबराओ नहीं। 4 cos सर x यही आया तो वो कुछ अलग बता रहे थे, हम सोचा गलत. असल में इसमें वर्किंग इतनी है ना, जिसमें हम कर नहीं रहे, हमने अपनी कॉपी में कर लिया बगल में। इसमें ज्यादा वर्किंग करेंगे खिच खिच तो समझ में कम आएगा, इसलिए हमने साफ सुथरा लिख रखा है ताकि आप दोबारा पढ़ें तो समझ में आए। ये आएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों इधर ध्यान दो, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। एफ डैश एक्स आपको ग्रेटर देन 0 करना है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, ठीक है। होल डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से जरा, इसको आप जब ग्रेटर देन 0 करोगे तो नीचे वाला तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको डिस्कार्ड कर दो। एक बच्चों एक मिनट इधर देखना, कोने में आओ बच्चों, एक मिनट इधर देखो। ये भी अगर हमारे cos x पास की वैल्यू, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 डालोगे तो ये 5 हो जाएगा, और cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1 डालोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि ये वाला फैक्टर जो है और ये वाला जो फैक्टर है, ये Positive. दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है? ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। भाई 4 माइनस cos x के लिए आप cos x से ही तो जज करोगे ना, एक बार cos x की मिनिमम वैल्यू डालो, एक बार cos x की मैक्सिमम वैल्यू डालो, वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा 4 माइनस cos x। तो बच्चों ये दोनों ऑलवेज पॉजिटिव है, और जो ऑलवेज पॉजिटिव है उसको आप हटा दो, सिर्फ क्या बचा? सिर्फ बचा Cos cos x. x ग्रेटर देन 0, इस पे डिपेंड करना है। अब तो बेटा क्वेश्चन आपका हो गया खत्म, क्योंकि आपके पास गिवन है cos x का। तो बच्चों ये cos x का ग्राफ तो सभी लोग जानते हैं, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ग्राफ नहीं जानते हो तो ASTC से सोच लो कि 0 से 2 पाई में ये कब कब पॉजिटिव है। तो तुम कहोगे सर जब x लाई करता है 0 से π/2, यूनियन कहां से? 3 π/2 से, 3/2. इसमें फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग कब होगा बच्चों? जब cos x लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x आ जाएगा आपका, ये बेटा π/2 से 3 π/2, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। हो गया बच्चों, क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, बस ये है ना कि डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं आती है तो फिर तो कुछ नहीं होगा।